1857। ये साल सुनते ही दिमाग में आता है सिपाही विद्रोह, है ना? पर क्या ये कहानी बस इतनी ही है? चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जो अक्सर हमें पढ़ाए नहीं जाते। एक ऐसी कहानी जिसने भारत का मुकद्दर ही बदल कर रख दिया। तो जो कहानी हमें सुनाई जाती है वो कहाँ से शुरू होती है? अक्सर वो बस एक छोटी सी चिंगारी से शुरू होती है और वहीं खत्म भी हो जाती है। वो कहानी है एक राइफल कारतूस की। सुना तो होगा ही कि कैसे नई राइफलों के कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी लगी होने की अफवाह फैली और बस इसी एक चिंगारी ने हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों के जज्बातों को भड़का दिया। मतलब हमें यही तो सिखाया गया है। पर एक मिनट रुकिए, क्या सच में इतनी बड़ी क्रांति की वजह सिर्फ एक कारतूस हो सकती थी? देखिए, असल बात यह है कि वो कारतूस वो सिर्फ एक चिंगारी थे, पूरी आग नहीं। आग तो वो तो दशकों से सुलग रही थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का जुल्म, कमर तोड़ देने वाले टैक्स और जबरदस्ती छीनी गई जमीनें। लोगों के दिलों में एक गहरा गुस्सा था जो बस एक मौके का इंतजार कर रहा था। और इसीलिए इसे सिर्फ एक सिपाही विद्रोह का नाम देना ब्रिटिश इतिहासकारों के लिए बहुत आसान था। क्यों? क्योंकि ये कहानी विद्रोह के असली माशताबा, उसके असली पैमाने पर पर्दा डाल देती थी। ये छिपा देती थी कि ये एक सोची समझी सुनियोजित राष्ट्रीय बगावत थी और साथ ही कंपनी की अपनी बड़ी बड़ी नाकामियों को भी ढक देती थी। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस जमाने में जब न फोन था न इंटरनेट, इतने बड़े देश में इतने बड़े विद्रोह को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया? इसका जवाब बेहद साधारण चीजों में छिपे कुछ असाधारण राज में है। जवाब छिपा था एक बहुत ही शानदार और खुफिया कम्युनिकेशन कैंपेन में। एक ऐसा नेटवर्क जिसने अंग्रेजों को पूरी तरह से अंधेरे में रखा। वो हैरान परेशान थे कि ये सब हो कैसे रहा है। इसकी पूरी प्लानिंग की थी मौलवी अहमदुल्ला शाह और तात्या टोपे जैसे जबरदस्त रणनीतिकारों ने। उन्होंने एक कमाल की योजना बनाई। मकसद था आम लोगों और सिपाहियों दोनों को एक साथ जोड़ना। और जानते हैं इसके लिए क्या इस्तेमाल किया? दो बहुत ही मामूली सी चीजें, रोटी और कमल। और ये कोई मामूली मैसेजिंग सिस्टम नहीं था। सोचिए, रोटियां एक गांव से दूसरे गांव जा रही थीं, एकता का पैगाम लेकर। कमल के फूल एक छावनी से दूसरी छावनी पहुंच रहे थे, बगावत के लिए तैयार रहने का इशारा दे रहे थे। और इन सब के साथ एक सीक्रेट कोड, सब लाल हो जाएगा। अंग्रेज इसका मतलब कभी समझ ही नहीं पाए। ये एक इतनी हाई क्वालिटी प्लानिंग थी, एक ऐसा आंदोलन जो सबके सामने हो रहा था पर किसी की पकड़ में नहीं आ रहा था। पर रुकिए, ये कहानी सिर्फ खुफिया संदेशों और सैनिकों की नहीं थी। ये आग ये तो पूरे देश में फैल चुकी थी। ये सिर्फ सिपाहियों की जंग नहीं थी, ये तो जनता का विद्रोह था। अक्सर हम इतिहास की किताबों में बस कुछ गिने चुने नाम ही पढ़ते हैं, पर सच तो यह है कि इस लड़ाई की बागडोर समाज के हर तबके से आए नायकों के हाथ में थी। और यही विविधता इस आंदोलन की असली ताकत थी। सोच कर देखिए, एक तरफ थी बेगम हजरत महल जैसी रानियां जो सेना चला रही थीं, तो दूसरी तरफ बिहार के 80 साल के वीर कुंवर सिंह जैसे योद्धा। बागपत में बाबा शाहमल जैसे किसान हजारों लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। और तो और अजीजन बेगम जैसी तवायफें भी इस जंग में अपना सब कुछ लगा रही थीं। समाज का हर हिस्सा, हर इंसान इस मकसद के लिए एक हो गया था। और इन सबको जोड़ने वाला धागा था सब कुछ कुर्बान कर देने का जज्बा। जैसा कि बागपत के क्रांतिकारियों का नारा था, सर पर बांधे हैं कफन, हाथों में मौत का परवाना है। जिंदा रहना लक्ष्य नहीं, मां को आजाद करवाना है। बस यही भावना थी। और ये जो एक धारणा है ना कि ये लड़ाई सिर्फ उत्तर भारत में लड़ी गई, वो भी पूरी तरह सही नहीं है। ये आग दक्षिण में आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक भी पहुंची थी। ये सही मायनों में एक पैन इंडिया, एक अखिल भारतीय संघर्ष था जिसने इस देश के लगभग हर कोने को छुआ। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की हुकूमत को जड़ से हिला दिया था और जब उन्होंने दोबारा कंट्रोल हासिल किया तो उनका बदला इतना भयानक था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। इस विद्रोह को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने जुल्म की क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। नरसंहार हुए, लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा गया, पूरे के पूरे गांव आग के हवाले कर दिए गए। सिर्फ दिल्ली पर दोबारा कब्जा करने के बाद एक ही दिन में 22,000 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। 22,000। लेकिन उन्होंने ये भी समझ लिया था कि सिर्फ तलवार के जोर से काम नहीं चलेगा। वो जान गए थे कि भारत की एकता ही उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है।
और इसे तोड़ने के लिए उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक मनोवैज्ञानिक हथियार का इस्तेमाल किया। और वो हथियार था बांटो और राज करो, डिवाइड एंड रूल। उन्होंने धर्म को धर्म से लड़ाया, मंदिरों पर हरे झंडे फहराए, मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया और इल्जाम एक दूसरे पर डाल दिया। सेना में धार्मिक प्रतीकों पर पाबंदी लगा दी ताकि सैनिकों का एक दूसरे पर भरोसा टूट जाए। और हमारी अर्थव्यवस्था को तो पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। ये सिर्फ एक विद्रोह को दबाना नहीं था, ये अगले 90 सालों के लिए भारतीय समाज में जहर घोलने की एक सोची समझी साजिश थी। तो इतनी बर्बरता से इस आंदोलन को कुचल दिया गया। तो सवाल यह है कि क्या यह सब बेकार गया? क्या थी इस विद्रोह की असली विरासत? भले ही ये जंग हार गए, लेकिन इसने एक नई, एक साझा भारतीय पहचान को जन्म दिया। शायद पहली बार अलग अलग धर्म, जाति और इलाके के लोगों ने खुद को एक दुश्मन के खिलाफ एक ही लड़ाई के हिस्से के तौर पर देखा। और यहीं से नजरिए में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। इसे अब एक नाकाम विद्रोह की तरह नहीं, बल्कि स्वातंत्र्य समर यानी स्वतंत्रता का पहला संग्राम माना जाने लगा। ये आज़ादी की उस लंबी लड़ाई का एक टर्निंग पॉइंट बन गया। 1857 के वो बलिदान बेकार नहीं गए। उस साल जो कमाल की प्लानिंग हुई, जो लीडरशिप सामने आई और जो कुर्बानियां दी गईं, उसी ने भारत की आज़ादी की नींव रखी। हाँ, ये वो आग थी जिसे पूरी तरह धधकने में 90 साल और लगे, पर एक बार जलने के बाद इसे फिर कभी बुझाया नहीं जा सका। तो असली सवाल यही रह जाता है, ये पूरी कहानी हमें इतनी कम क्यों बताई जाती है?